Hello everyone. Today we will discuss our next topic VCA सर्कल ऑफ पॉवर्टी। देखो, अल्पविकसित देशों से संबंधित उनके इकोनॉमिक बैकवर्ड और पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारे जो थ्योरीज़ हैं वो दी गई हैं, बहुत सारे सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किए गए हैं और उन्हीं में से एक है VCA सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र। निर्धनता का दुष्चक्र जो सिद्धांत है वो प्रोफेसर नरक्से ने दिया था अपनी बुक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, और उन्होंने एक बड़ी ही फेमस स्टेटमेंट यूज़ की थी जिसकी हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसे अ कंट्री इज़ अ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। मीन्स कि निर्धनता जो है, पॉवर्टी जो है, खुद एक ऐसी कंडीशंस जो है, दशाएं उत्पन्न कर देती है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में निर्धनता का जो चक्र है वो चलता रहता है और इकोनॉमी जो है वो उस चक्र में फंसी रहती है। और जो अल्पविकसित देशों में निर्धन होने के जो प्राथमिक कारण है, जो प्राइमरी कॉजेज़ हैं, उनमें इतनी परस्पर निर्भरता पाई जाती है कि वो एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने के लिए चक्रीय रूप धारण कर लेते हैं। तो इस चैप्टर को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्रिटिसिजम्स इसकी रही हैं। तो वन बाय वन हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Now meaning of VCA circle of poverty. VCA circle of poverty is such a circular activity whose beginning is poverty and whose end is also poverty. In other words, poverty is the cause and effect of poverty. Means जो निर्धनता का दुष्चक्र है वो निर्धनता स्वयं ही निर्धनता को जन्म देती है तथा निर्धनता का कारण तथा परिणाम स्वयं निर्धनता ही है। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि एक सर्कुलर एक्टिविटी है ये, और जो इसका एंड है, जो इसकी बिगनिंग है, वो दोनों ही पॉवर्टी हैं। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पॉवर्टी इज़ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो इस डायग्राम से हम इसे क्लियर करेंगे। देखो, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय होती है, वो कम होती है। उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? एक तरफ तो गुड्स के लिए डिमांड कम हो जाएगी। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम कम है तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब डिमांड अगर कम होगी तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे फॉर न्यू इंडस्ट्रीज। सिंपली है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टर जो एंटरप्रेन्योर है वो नई इंडस्ट्रीज नहीं लगाएगा। तो सीधा इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल में वो कम हो जाएगा। इसी में एक दूसरा इफेक्ट भी देखने को मिलता है कि अगर पर कैपिटा इनकम हमारी लो है, कम है, तो जो हमारी सेविंग है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम है तो हम सेव नहीं कर पाएंगे। और इसका फिर सेम इफेक्ट क्या पड़ेगा? लो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। अब जब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, जब हमारा इन्वेस्टमेंट कम है, तो इट मीन्स जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो सेम हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जो पॉवर्टी खुद ही कॉज है और खुद ही इफ़ेक्ट है। कॉज क्या है हमारा कि पॉवर्टी होने का क्या कारण है कि प्रति व्यक्ति आय का कम होना, और लास्ट में इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? प्रति व्यक्ति आय का कम होना, पर कैपिटा इनकम का कम होना। और ये एक सर्कुलर एक्टिविटी है। सर्कुलर मीन्स ये सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है प्रोसेस। तो ये डायग्राम से क्लियर हो जाता है। आगे नरक्से ने ये कहा कि जो निर्धनता है यह एक ऐसे रोगी के समान है जो अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण रोगी है तथा रोगी होने के कारण शारीरिक रूप से कमज़ोर है। तो इसको हम एक बार और उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई मनुष्य है, अगर उसे प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो वीक हो जाएगा, और वीक होने से जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। अगर वो एफिशिएंसी कम है, प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसकी इनकम पर। उसकी इनकम भी कम हो जाएगी। अब इनकम कम है तो फिर वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाएगा। इट मीन्स वो पुअर है
फिर वो पुअर ही रहेगा। तो ये सर्कल फॉर्म में जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। नाउ फीचर ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। आवर फर्स्ट फीचर इज cause and effect of poverty is poverty itself. Second, poverty begins from a point on the circular and acting and reacting reverts back to the same point. And our third feature is poverty has a cumulative effect. अब इन पॉइंट्स को हम लोगों ने जो पीछे डायग्राम किया था हम उससे भी क्लियर कर सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को हम उस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब हमने हमारी जो फर्स्ट फीचर थी वो फर्स्ट फीचर क्या है कि जो पॉवर्टी का कारण या निर्धनता का जो कारण और परिणाम है वो स्वयं निर्धनता है। इन अदर वर्ड्स पॉवर्टी इज़ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। अब इसमें कॉज क्या है, कारण क्या है? हमारा अल्पविकसित देशों में पॉवर्टी का, निर्धनता का कारण क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का कम होना। प्रति व्यक्ति आय कम होने का एक इफेक्ट क्या पड़ता है कि हमारी जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो कम हो जाती है। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है कि पर कैपिटा इनकम हमारी लो है तो हमारी सेविंग भी लो होगी। और इन दोनों का इफेक्ट क्या पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे? हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, देन हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, देन अगेन हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। मीन्स हमारा जो कॉस्ट था पर कैपिटा इनकम का कम होना वही हमारा इफेक्ट है पॉवर्टी का। तो ये हमारी फर्स्ट फीचर थी। सेकंड फीचर में हमने क्या देखा कि सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर एक्टिविटी है, जहाँ से ये स्टार्ट होती है हमारे फर्स्ट बिगनिंग से ये क्रिया प्रतिक्रिया एक्टिंग रिएक्टिंग करते हुए ये उसी पॉइंट पर पहुँच जाती है। ये भी हमने देखा इसे। थर्ड क्या था? क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव मीन्स कि निर्धनता का अगला स्तर जो होता है, जो नेक्स्ट लेवल होता है, वो अपने पहले वाले लेवल से भी ज़्यादा एक्यूट होता है, ज़्यादा घातक होता है। तो ये हमारी इसकी थर्ड फीचर है। अवर नेक्स्ट फीचर इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये दैट ऑलवेज पुशेस डाउन द कंसर्न फैक्टर्स। कंसर्न फैक्टर मीन्स कि जो हमारी आय का कम होना है, जो हमारी बचत का कम होना है, ये हमेशा पॉवर्टी जो है वो हमेशा इन्हें डाउन करती है, नीचे की ओर धकेलती है। तो ये इसकी एक विशेषता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की। हमारी नेक्स्ट फीचर इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बिगिंस फ्रॉम अ नेगेटिव फैक्टर। एक नेगेटिव फैक्टर से स्टार्ट होता है हमारा ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये क्या है? हमारी लो इनकम, आय का कम होना। एंड दिस फैक्टर इज अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट नेगेटिव फैक्टर। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बिगिन कहाँ से स्टार्ट होती है? आय के कम होने से। ठीक है। अब ये आय का कम होना किसका कारण और परिणाम है? नेक्स्ट फैक्टर्स का, यानी कि सेविंग के कम होने का, डिमांड के कम होने का, देन इन्वेस्टमेंट के कम होने का, प्रोडक्टिविटी के कम होने का। तो ये बात इसमें कही गई है कि जो हमारा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है इज बिगन फ्रॉम द नेगेटिव फैक्टर दैट इज लो इनकम। और जो लो इनकम है हमारी, यही कॉज एंड इफेक्ट है नेक्स्ट नेगेटिव फैक्टर्स का। जैसे हमारी सेविंग का कम होना है, डिमांड का कम होना है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का कम होना है। तो दीज आर द फीचर ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। 3 एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे, सप्लाई साइड, डिमांड साइड एंड विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस। पहले हम सप्लाई साइड को स्टडी करते हैं। सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी और विशियस सर्कल ऑफ सेविंग, वी कैन से दैट अल्पविकसित देशों में लोगों की आय इतनी कम होती है कि वो बचत करके पूंजी निर्माण करने में असमर्थ होते, मीन्स दे आर अनएबल टू सेव एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अल्पविकसित देशों में जो समाज होता है वो भी 2 वर्गों में बंटा हुआ होता है। एक वर्ग जो निर्धन वर्ग होता है, जो बिल्कुल भी बचत नहीं कर पाता, और जो दूसरा वर्ग होता है जिसे हम धनी वर्ग कहते हैं, जो बचत कर सकता है, बचत करने की स्थिति में होता है। जो निर्धन वर्ग है उसमें हम लोग फार्मर्स को इंक्लूड करते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है,
और जो अधिकतर किसान होते हैं वो जीवन निर्वाह खेती में लगे हुए होते हैं। मीन्स जो फार्मर्स होते हैं वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लगे हुए थे, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सरप्लस नहीं होता। मीन्स उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। और जो कृषि करने का जो ढंग है, जो एग्रीकल्चर करने की जो टेक्निक है वो भी पुरानी होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। जो लेबर की गतिहीनता के कारण, श्रम की गतिहीनता के कारण जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो भी कम होती है। तो जिसके कारण वो एक जो निर्धनता का जो ट्रैप है उसमें फंसे रहते हैं, क्योंकि आय का स्तर कम होने के कारण, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लगे होने के कारण वो कुछ भी सेव नहीं कर पाते। और जब सेविंग नहीं हो पाती तो कृषक वर्ग, जो निर्धन वर्ग है, वो निवेश करने में असमर्थ होते हैं। दूसरा जो हमारे वर्ग आता है वो आता है धनी वर्ग। धनी वर्ग जो बचत करने की स्थिति में होता है, परंतु वो अपनी बचत को, अपनी सेविंग को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में निवेश ना करके जो लग्जरीज गुड्स होती है उनको खरीदने पर खर्च कर देता है, अपना एक्सपेंडिचर कर देता है। और ये लोग बेसिकली जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट होता है उससे प्रभावित होते हैं। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स कि हम जिन लोगों को जो वस्तुएं उपभोग करते हुए देखते हैं, हम भी उनसे प्रभावित होकर सेम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट मीन्स जो धनी वर्ग होता है वो विदेशी वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि हमारी जो होम मार्केट होती है, जो देसी बाज़ार होता है, उसका विस्तार नहीं हो पाता। मीन्स जो मार्केट का जो साइज़ होता है वो वाइडर नहीं हो पाता। और अगर हमारी मार्केट का साइज़ वाइडर नहीं है तो कोई भी इंटरप्रेन्योर जो है निवेश करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वस्तुओं के लिए जो डिमांड है वो कम है। तो इसी को हम लोग एक इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, सप्लाई साइड को, कि सप्लाई साइड का ये जो सर्कल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लो इनकम से। लो इनकम का इफ़ेक्ट क्या होगा कि हमारी सेविंग कम हो जाएगी। सेविंग कम होने से हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा, फिर देन हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और फिर सेम आगे जो हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो साइकिल है वो चलता रहता है, और जिसके कारण एक अल्प विकसित देश जो है वो निर्धनता के चक्कर में फंसा रहता है। नाउ अवर सेकंड एस्पेक्ट इज डिमांड साइड। अब देखो, अल्प विकसित देशों में जो इनकम है, इनकम का जो लेवल होता है वो लो होता है, कम होता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो डिमांड है, हमारी जो मांग है वो भी कम हो जाती है। अब देखो, जब एक निवेशक है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो ये जानता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कोई डिमांड नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार का नया उद्योग स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो लाभ की संभावना है वो भी कम होगी। तो ऐसी स्थिति में जो बाज़ार का आकार है वो भी सीमित हो जाता है। मीन्स बाज़ार का भी विस्तार जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इसका आगे रिजल्ट क्या होता है कि अल्प विकसित देशों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं हो पाता। मीन्स अल्प विकसित देशों में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं, ऐसी सेवाएं होती हैं जिनका उत्पादन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लो डिमांड के कारण, यानी कि मांग की कमी के कारण जो बाज़ार का आकार है उसका विस्तार नहीं हो पाता, और कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है वो निवेश करना पसंद नहीं करता ऐसी स्थिति में। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, लो इनकम। इनकम का आगे क्या इफेक्ट पड़ा, लो इनकम की वजह से हमारी जो डिमांड है वो कम होगी। डिमांड कम होने का इफेक्ट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट कम है इकॉनमी में, तो जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी उत्पादकता है वो भी कम हो जाएगी, और उत्पादकता कम होने के कारण जो आय है वो फिर से हमारी कम हो जाएगी। मतलब कि ये जो चक्कर है डिमांड साइड का वो भी सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है। तो इस तरीके से एक अल्प विकसित देश जो है निर्धनता के दुष्चक्र में ही फंसा रहता है। अब देखो, ये नेचुरल है कि अगर कोई कंट्री अल्प विकसित है और वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कोई डिमांड नहीं है, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर है, जैसे मान लो वो कोई जूता बनाने का कारखाना खोलना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो वो कभी भी ऐसी जगह पे अपना कारखाना स्थापित नहीं करेगा जहाँ के लोग निर्धन हैं, पुअर हैं, और जो
शूज़ हैं, जो जूते हैं, वो खरीदने में असमर्थ है, क्योंकि वो पुअर हैं तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे शूज़ की, जूतों की, तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, अल्प विकसित देशों में जब आय कम होगी तो वस्तुओं के लिए डिमांड कम होगी और इसका सीधा इफ़ेक्ट जो है हमारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा ब्रीफ में दिया हुआ है सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। हम यहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं कि ये जो सर्कल है सप्लाई साइड का वो किस तरीके से फ्लो करता है और डिमांड साइड में किस तरीके से फ्लो करता है, तो हम यहाँ से ब्रीफ में भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड जो एस्पेक्ट आता है वो है विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस। ये थर्ड एस्पेक्ट है हमारा। अब अल्प विकसित देशों में आय के कम होने के कारण, जब आय कम होती है तो अभी हमने देखा पीछे कि हमारा जो निवेश है वो कम हो जाता है। अब निवेश कम, चाहे हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम करें, चाहे हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम करें, मीन्स इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा कम हो जाता है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इट मीन्स हम ना ही लोगों के लिए कोई स्किल डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है। इट मीन्स जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो हमारी कम हो जाती है। देखो, जब किसी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज़ पर, ह्यूमन कैपिटल पर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो लोगों की हेल्थ पुअर हो जाएगी। ठीक है, हम उन्हें कोई भी स्किल, कोई नॉलेज नहीं प्रोवाइड करवा रहे तो एजुकेशन का जो लेवल है वो भी लो हो जाएगा। अब देखो, जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पर जो सप्लाई होती है लेबर की वो ग्रेटर देन डिमांड फॉर लेबर होती है, यानी कि श्रम की पूर्ति ज़्यादा होती है श्रम की मांग से। तो इसका सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट के कारण, कम होने के कारण वहाँ पर बेरोज़गारी फैल जाएगी, जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब अल्प विकसित देश में आय का लेवल कम होता है, इनकम लो होती है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा कम होता है। इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल में पुअर हेल्थ होती है, लो एजुकेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारे कम हो जाती है, और जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय या इनकम का जो स्तर है फिर वो कम ही रहता है। तो ये हमारे 3 एस्पेक्ट अभी हमने किए, सप्लाई साइड, डिमांड साइड एंड बैकवर्डनेस। ये 3 एस्पेक्ट हैं हमारे। अब हम मॉडल की बात कर लेते हैं कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को, अल्प विकसित देश में निर्धनता के दुष्चक्र को एक मॉडल में भी हम व्यक्त कर सकते हैं कि अल्प विकसित देशों में जो आय है, आय का जो स्तर है वो कम होता है, और आय हमारी किस पे निर्भर करती है, निवेश पे। मीन्स इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, सेविंग का। सेविंग किसका फंक्शन है, अगेन इनकम का। इट मीन्स इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ सेविंग, एंड सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। द ग्रोथ ऑफ इनकम डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ कैपिटल। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो इनकम की ग्रोथ है, जो आय की वृद्धि है, वो किस पे डिपेंड करती है, निवेश पर। आगे देखते हैं, ग्रोथ ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ सेविंग। आगे जो निवेश है, निवेश की जो वृद्धि है वो किस पे डिपेंड करती है, बचत पर, सेविंग पर। एंड द ग्रोथ ऑफ सेविंग, ग्रोथ ऑफ सेविंग, ये जो हमारी एक सेविंग है ये किस पे आगे डिपेंड करेगी, इनकम पर। तो इस तरीके से हम ये मॉडल में भी अल्प विकसित देशों से संबंधित जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उसको समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि कॉजेज, क्या कारण है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के। हमारा पहला कारण है लो सेविंग। अल्प विकसित देशों में जो सेविंग है, जो बचत है, वो कम होती है। बचत कम होने के कारण जो हमारा निवेश है वो कम हो जाएगा। निवेश कम होने के साथ साथ जो निवेश की प्रेरणा होती है वो भी कम हो जाती है अल्प विकसित देशों में। निवेश कम होने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, हमारे कैपिटल फॉर्मेशन पर, पूंजी निर्माण पर। कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगा, हमारा
कम हो जाएगा, पूंजी निर्माण की जो दर है वो भी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ निवेश कम होने से जो डिमांड है वस्तुओं के लिए, जो मांग है हमारी, वो भी कम हो जाती है। तो इसका सीधा हमारा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है? प्रोडक्टिविटी पर, उत्पादकता पर। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी हमारी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अल्पविकसित देशों में जो बचत होती है वो कम होती है, और ये कारण है कि जो अल्पविकसित देश है वहाँ पर निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो चलता रहता है। इसके बाद दूसरा कारण आता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का अल्प शोषण। अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स अल्पविकसित देशों में जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। मार्केट्स होती हैं वो इम्परफेक्ट होती हैं, जिसके कारण साधनों का पूर्ण शोषण नहीं हो पाता, और ये भी एक कारण है पॉवर्टी का अल्पविकसित देशों में। उसके बाद थर्ड हमारा आता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अल्पविकसित देशों में जो लेबर होती है वो स्किल्ड नहीं होती, यानी कि जो श्रमिक होते हैं उनकी कमी होती है, कुशल श्रमिकों की कमी होती है, तकनीकी ज्ञान नहीं होता, टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है श्रमिकों के पास वो भी कम होती है, जो खनिज पदार्थ होते हैं हमारे वो भी कम होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि अल्पविकसित देशों में जो गरीबी है, जो पॉवर्टी का जो स्तर है उसको कायम रखती है। इसके अलावा जो अमेरिकन अर्थशास्त्री थे गिलबर्ट, उन्होंने भी निर्धनता के दुष्चक्र के कारण बताए कि अल्पविकसित देशों में लोग इसलिए भी निर्धन है कि उन्हें निर्धन रहना पसंद है। तो वो निर्धन रहना ही पसंद करते हैं, तो कोई एफर्ट्स नहीं करते जिसके कारण वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ा सके। इसके अलावा जो प्राकृतिक साधन होते हैं, या फिर कई देश जो है वो प्राकृतिक रूप से भी निर्धन होते हैं। जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो भी हाई होती है, जिसके कारण वो निर्धन रहते हैं। इसके अलावा इग्नोरेंस भी एक कारण है निर्धनता का। जो शोषण है, यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो भी एक कारण है निर्धनता का। तो ये बहुत सारे कारण जो हैं वो गिलबर्ट जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बताए। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमने इस चैप्टर में मीनिंग क्या है विशियस सर्कल का, क्या फीचर्स है, डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने स्टडी कर लिया, क्या कारण है निर्धनता के दुष्चक्र के। तो निर्धनता के दुष्चक्र को जो सॉल्यूशन है वो भी होना ज़रूरी है कि जो अल्पविकसित देश है वो अपना आर्थिक विकास कर सके। इसके लिए निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या समाधान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अल्पविकसित देशों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसको कम करना चाहिए, उत्पादन की जो तकनीक है उसमें सुधार करना चाहिए, बचत है उसको बढ़ाना चाहिए, बचत की जो दर है उसको बढ़ाना चाहिए। इसको भी हम एक डायग्राम से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो, अगर अल्पविकसित देशों में अगर सेविंग बढ़ती है, सेविंग को अगर हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो इसका प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से फिर हमारी क्या है, सेविंग बढ़ेगी। और दूसरा प्रभाव पर क्या पड़ेगा कि हमारी जो डिमांड है न्यू गुड्स, न्यू प्रोडक्ट्स के लिए वो भी बढ़ जाएगी। जब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ेगी तो एंटरप्रेन्योर जो है वो न्यू इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू उद्योगों को स्थापित करेंगे और वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, फिर वो और गुड्स की डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से फिर उनकी आय बढ़ेगी। और इसका और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि जब न्यू गुड्स या प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ती है और जब लोगों को रोज़गार दिया जाता है न्यू इंडस्ट्रीज़ में, तो हायर लेवल ऑफ कैपिटल, यानी कि पर वर्कर की जो पूंजी प्रति श्रमिक है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। और उत्पादकता बढ़ने के कारण उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से एक अल्पविकसित जो देश है वो निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ सकता है। इसको आगे डिटेल में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक अल्पविकसित देश अपना आर्थिक विकास कर सकती है। तो डिटेल में इसे देखेंगे अभी। अगर देखो यहाँ पर हमने जो किया था कि एस्पेक्ट किए थे, हमने 3 एस्पेक्ट हमने किए थे, एक सप्लाई साइड, एक डिमांड साइड और दूसरा बैकवर्डनेस का।
तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी करेंगे इनके कि किस तरीके से सप्लाई साइड में हम लोग विशियस सर्कल ऑफ जो पॉवर्टी था उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी सेविंग है उसको बढ़ाना चाहिए। अब सेविंग कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम जो रीति रिवाज हैं, जो मैरिज पर जो हम एडिशनल एक्सपेंडिचर करते हैं उसे कम करना चाहिए, उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जो फिजिकल पॉलिसी है, हमारी जो राजकोषीय नीति है, उसमें परिवर्तन करके भी बचत को बढ़ाया जा सकता है। फिजिकल पॉलिसी जो सरकार की आय और व्यय से संबंधित होती है, तो उसमें चेंज करके भी हम सेविंग को जो है प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसे। इसके अलावा जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो हमारी कर प्रणाली है, उसमें भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके जो कंजप्शन लेवल है, जो हमारा उपभोग है, उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर कंजप्शन कम होगा तो हम लोग सेविंग को बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम्स हैं वो चलाई जा सकती हैं, जो बचत करने की जो प्रेरणा है लोगों को मिलेगी और लोग ज़्यादा बचत करना शुरू करेंगे। तो इसके बाद बचत करना ही ज़रूरी नहीं है, उससे इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इंस्टेंट रिटर्न्स चाहते हैं, शीघ्र प्रतिफल चाहते हैं, तो हम जैसे इरिगेशन है हमारी, या टूल्स हैं, या फर्टिलाइज़र हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, इन पर निवेश करना चाहिए। इसका एक फ़ायदा तो क्या होगा कि जिससे लोगों को जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और उचित मूल्य पर उन्हें मिलेंगी, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। इसके अलावा जो दीर्घकालीन निवेश योजनाएं हैं उनमें भी हम भारी मात्रा में निवेश कर सकते हैं, जैसे बहुउद्देशीय योजनाएं हो गई, इस्पात है, रासायनिक पदार्थ हैं आदि वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो आधारभूत उद्योग है, उनकी स्थापना करके भी हम निवेश कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो, निवेश करने से, जब हम निवेश करेंगे तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के साथ साथ जो सेविंग है वो भी बढ़ाएंगे। तो सेविंग बढ़ेंगे तो सेविंग बढ़ेगा तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो किसी भी अविकसित देश के आर्थिक विकास के लिए निवेश को बढ़ाना आवश्यक है। इसके बाद हम डिमांड साइड में कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो मार्केट का जो साइज़ है, जो उसका विस्तार करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। जिससे, क्योंकि देखो मार्केट का साइज़ अगर बढ़ेगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उद्योग हैं, पति हैं, वो क्या करेंगे, निवेश करेंगे, और फिर निवेश करेंगे तो सेम लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो फिर आगे निवेश बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव जो साइकिल है वो चलेगा, और जो निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होना, जो हम ब्रेक करना जो है पॉसिबल हो पाएगा। इसके संबंध में देखो, हमारे पास दो थ्योरीज और आई, बैलेंस्ड ग्रोथ और अनबैलेंस्ड। यानी कि जो प्रोफेसर नरक्से थे उन्होंने संतुलित विकास की नीति को अपनाने का सुझाव दिया। बैलेंस ग्रोथ मतलब कि उनका मानना था कि अगर हम निर्धनता के चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो हमें सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना चाहिए। इसके अलावा जो हिर्शमैन थे, सिंगर थे, फ्लेमिंग थे, उन्होंने ये कहा कि हमें एक साथ निवेश ना करके सभी क्षेत्रों में, बल्कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। तो उनका ये मानना था। तो ये इनकी अपनी अपनी थ्योरी थी, और इस थ्योरी को हम आगे और डिटेल में भी स्टडी करेंगे, पूरी इस पर हम वीडियो बनाएंगे एक। इसके बाद जो हमारा थर्ड सर्कल था बैकवर्डनेस का, उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो पॉपुलेशन है उसकी जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है, उसे कम किया जाना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। तो इसका सीधा प्रभाव क्या होगा कि जब लोगों की हेल्थ अच्छी है तो उनकी एफिशिएंसी जो है काम करने की वो बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इट मीन्स उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो
बचत बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी उनकी, और सेविंग जब बढ़ेगी तो फिर जो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो विशेय सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उसको ब्रेक कर सकते हैं और एक अल्पविकसित देश जो है अपना आर्थिक विकास कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ विशेय सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्रिटिसिज्म देखेंगे अब, आलोचनाएं। पहली क्रिटिसिज्म है हमारी एम्पिरिकली रॉन्ग। जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जो क्रिटिसाइजर्स थे, उनका मानना था कि जो विशेय सर्कल ऑफ पॉवर्टी है एम्पिरिकली रॉन्ग है, अनुभव की दृष्टि से गलत है। अगर इस सिद्धांत के जो निष्कर्ष है अगर वो सही होते तो आज संसार का कोई भी देश विकसित नहीं होता। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे 1800 में जो हांगकांग था सिर्फ एक चट्टान के रूप में था, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज हम इस देश को धनी प्रदेशों में काउंट करते हैं। आज ये जो देश है धनी प्रदेशों में से एक है। तो एम्पिरिकली रॉन्ग है, क्रिटिसाइजर्स का मानना था। इसके बाद सेकंड क्रिटिसिज्म है सिंपल एक्सप्लेनेशन। प्रोफेसर बायर के अनुसार कि निर्धनता का दुष्चक्र का जो सिद्धांत है अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति की एक बहुत ही सरल व्याख्या करता है, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन करता है कि उनकी ये मान्यता गलत है कि किसी देश का आर्थिक विकास जो सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन पर ही निर्भर करता है, बचत तथा पूंजी निर्माण पर ही निर्भर करता है, जबकि वास्तव में आर्थिक विकास जो है अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है। जैसे जो उद्यमी कितने कुशल हैं, अपना कार्य कितना एफिशिएंसी से कर रहे हैं, पॉलिसीज़ कैसी हैं गवर्नमेंट की, नेचुरल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, इस पर भी किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके बाद हमारी थर्ड क्रिटिसिज्म है पार्शियल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेविंग। जो निर्धनता के दुष्चक्र का जो सिद्धांत है इस बात की भी आंशिक व्याख्या करता है कि एक निर्धन देशों में बचत की दर कम होती है और वो हमेशा कम ही रहती है। लेकिन अगर हम भारत की दृष्टि से इसे देखें तो भारत में बचत की दर जो है 24% है और जो आज कई विकसित देशों से भी अधिक है। तो इस तरीके से पार्शियल एक्सप्लेनेशन करता है ये सेविंग की। विश्लेषणात्मक दृष्टि से भी ये गलत है, एनालिटिकली अनसाउंड। इसके बाद हमारा फिफ्थ है रॉन्ग पॉलिसी प्रेजेंटेशन। आलोचकों ने इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया कि उनका मानना था कि एक अल्पविकसित जो देश है वो अगर विदेशी सहायता प्राप्त करें या फिर सरकार उन पर कर लगाए तभी पूंजी निर्माण करके वो अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। लेकिन जो पीटी बायर थे उन्होंने ये कहा कि एक देश जो बिना विदेशी सहायता के अपना विकास नहीं कर सकता उसके लिए विदेशी सहायता के द्वारा भी विकास करने की संभावना नहीं है। तो पीटी जो बायर थे उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद हमारी लास्ट इसकी क्रिटिसिज्म आती है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ सर्कुलर प्रोसेस, कि जो निर्धनता का जो चक्र है वो चलता रहता है और एक अर्थव्यवस्था को निर्धन ही बनाए रखता है। लेकिन वास्तव में ये गलत है, क्योंकि आय के कम होते हुए भी कई स्थितियों में विभिन्न तत्वों के कारण निवेश में वृद्धि हो सकती है। जैसे आज अरब जो देश है वो निर्धन था, लेकिन वहाँ पर जब पेट्रोल की खोज हुई तो आज वो धनी देश जो है वो बन गया। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ आवर टॉपिक एंड हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू गोट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू।